हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। और ये हमारे आसपास की सराउंडिंग में होता है, इसलिए अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या समझते हो? तो होमोजीनियस का मतलब होता है यहाँ पे कि जो कंसिस्टेंसी होगी सॉल्यूशन की या मिक्सचर की, यहाँ पे वो क्या रहेगी? इवन रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, हमने बनाया लेमनेड बनाया, ठीक है, नींबू जूस जिसे कहते हैं, लेमनेड बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है आपका? एक तो हो गया लेमन जूस हो गया, ठीक है, और हो गया आपका वाटर, और अगर आप चीनी शुगर डाल रहे हो तो शुगर हो गया, और सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि लेमनेड बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ें हमें रिक्वायर करनी पड़ी है। तो ये बन क्या गया है? यहाँ पे ये बन गया है सॉल्यूशन। अब इसकी कंसिस्टेंसी हर जगह पे क्या होगी? सेम होगी। कहने का मतलब, अगर मैंने ये बड़े से टम्बलर में लेमनेड बनाया है और उसको मैंने अब ग्लासेस में आप सबको दे रही हूँ मैं, तो होगा क्या कि जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो सबकी सेम रहेगी, सबको सेम टेस्ट आएगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा? सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस होता है। अब देखो यहाँ पे हमने जो चीज़ें डाली हैं, ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन, आपने समझ लिया सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन, तो अभी तो हमने सोल्यूशन बना लिया। अब देखो सोल्यूशन के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। तो जो सोल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। तो जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है, यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी है, या हम कह सकते हैं माइनर, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी कहें या इसे कह सकते हो माइनर। माइनर यानी कि कम मात्रा में जो होगी उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट इन दिस सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। द अदर वन जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी होगी जिसकी, यानी कि जो मेजर होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो आपका वाटर है वो क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लार्ज क्वांटिटी में है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो आपका शुगर है, लेमन जूस है, ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटी इन दिस सोल्यूशन हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ बाइनरी, टर्नरी और या फिर क्वाटरनरी सोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब नाम से बता रहा है ये कि बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। तो बाइनरी का मतलब हो गया टू सोल्यूशन, ठीक है। तो वैसे सोल्यूशन जिसमें क्या होगा? वन सॉल्यूट होगा और वन क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा? बाइनरी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टर्नरी का। तो टर्नरी में क्या हो जाएगा कि आपके दो सॉल्यूट हो सकते हैं और एक क्या होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, ठीक है। दो सॉल्यूट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तब आप इसे क्या कहोगे? टर्नरी कहोगे। और क्वाटरनरी हो जाएगा तो ये इट विल बी थ्री सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, और वॉइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कहानी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बाइनरी। अब यहाँ पे देखो टर्नरी के लिए क्या हो सकता है? दो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट भी हो सकता है। ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटी बता दी है। तो वॉइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे। टर्नरी का हो गया। क्वाटरनरी में क्या होगा कि चार कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। दो सॉल्यूट हो सकता है, दो सॉल्वेंट हो सकता है, तीन सॉल्यूट हो सकता है, तीन सॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि सोल्यूशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम बाइनरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन और एक कह सकते हैं क्वाटरनरी सोल्यूशन। तो ये आपके क्या हो गए? सोल्यूशन के अलग अलग टाइप्स हो गए। अब आगे और प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखो एक्वा का मतलब ही क्या होता है? पानी, ठीक है। तो वैसा सोल्यूशन जहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या होता है? द सोल्यूशन इन विच योर सॉल्वेंट इज वाटर। अगर आपका सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेमनेड का एग्जांपल लिया, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल पहले लिया था, लेमनेड, ठीक है। तो लेमनेड का क्या हो जाएगा? तो ये आपका कैसा सोल्यूशन है? एक्वस सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे दूसरे तरीका का एक और सोल्यूशन होता है जिसको कहते हैं हम नॉन एक्वस, यानी कि वैसे सोल्यूशन
नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वैसा सोल्यूशन जिसमें पानी सॉल्वेंट नहीं होगा। अगर पानी सॉल्वेंट नहीं होगा तो वहाँ पे क्या सॉल्वेंट होगा, क्वेश्चन आएगा दिमाग में आपके। तो देखो, एज ए सोल्यूशन वेयर द वाटर इज नॉट एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, ऐसे सोल्यूशन जहाँ पे वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट की तरह नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल्स आप ध्यान रख सकते हो। एक तो हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन जो है ये क्या है, नॉन एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ईथर, ईथर भी आपका क्या है, नॉन एक्वस सोल्यूशन है। उसके बाद टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भी क्या हो गया आपके नॉन एक्वस सोल्यूशन हो गए। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्वेंट किस फेज़ में है, किस तरीके से है, क्या वो सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है, उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सो दैट आप उसमें देख सकते हो कि अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है और उसमें सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो वहाँ पे वो किस तरह का सोल्यूशन बनाएगा, तो वो सॉलिड सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सोल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट गैस है तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। तो ये देखो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने बता रखा है कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है, उसके बेसिस पे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप यहाँ पे क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, आई होप सोल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या बता रहा है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपका सोल्यूशन बना है तो उसमें कितना सोल्यूट है, वही तो आपको कंसंट्रेशन बनाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपने एक 100 ml आपने टम्बलर ले लिया, ठीक है, दो जगह आपने उसको रख लिया, 100 ml का टम्बलर एक यहाँ पे और 100 ml का ग्लास यहाँ पे रखा है, उसमें पानी डाल रखा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इसमें 5 चम्मच चीनी मिला के इसका घोल बनाया और एक दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 20 चम्मच यानी 20 स्पून्स मैंने शुगर डाल के यहाँ पे उसका सोल्यूशन बनाया, तो किसमें आपके सोल्यूट का मात्रा या कह सकते हो कि किसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप कहोगे मैम ये बी वाले में ज़्यादा है। तो ऐसे सोल्यूशन में जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या समझा आपने, ऐसे सोल्यूशन जिसमें क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इट टेल्स जस्ट सिंपली अबाउट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सोल्यूशन। गिवन सोल्यूशन में कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है वही बताता है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। अब ये तो आपने समझ लिया कि कंसंट्रेशन होता क्या है। अब देखो, इसको नापने के अलग अलग क्या है, पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और ये पैरामीटर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो यहीं से आपके क्या होते हैं, पिक होते हैं, और ये बेसिक डिसाइड करता है आपके आने वाले टॉपिक्स जो आगे आपके चैप्टर में हैं उसको समझने के लिए। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ। अब इसको मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर है। तो पहला एक पैरामीटर जो हम पढ़ते हैं वो है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
x से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो है वो है आपका मास बाय परसेंटेज। अभी हम इसको एक एक करके होगा, वेट में होगा तो वेट से हम करेंगे, तो मास बाय परसेंटेज का मतलब यहाँ पे वेट बाय वेट लिखेंगे। तीसरा जो है वॉल्यूम बाय परसेंटेज, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी में हम देखेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज जो हो जाएगा वो वेट अपॉन वी, मास पहले आया फिर वॉल्यूम, इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये तो आपके क्या हो गए, 4 हो गए। पांचवा जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन के टर्म्स में बात करेंगे। तो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन के बारे में देखेंगे। और जो आपका 6th है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी। मोलैलिटी ये भी एक यूनिट है जिसमें हम डील करते हैं और समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम नाप सकते हैं सोल्यूशन का। और 7th जो है वो है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी, रिटी है और ये आपका लिट्टी चोखा वाला लिट्टी है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मोलैरिटी है और एक मोलैलिटी है, दोनों आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और आखिरी जो आप पढ़ोगे वो है आपका नॉर्मैलिटी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके ये इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको अच्छे से ध्यान भी देना है। तो देखिए ये हो गया ये वाला टॉपिक और यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन और ये पार्ट्स पर मिलियन थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने आपको मार्कआउट भी कर दिया ताकि आपको ग्रेट एम्फेसाइज इस पे देना है, उसके फॉर्मूलास आपको दिमाग में एकदम अच्छे से रिटेन हो जाएगा और मैं ऐसा पढ़ाऊँगी कि आपको ये रिटेन हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 एक एक को लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो यस, अब हम डिस्कस करते हैं पहला पैरामीटर जो हमारा है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे हम इसके थ्रू कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डिफाइन किया जाता है इस तरह से। फ्रैक्शन वर्ड आया तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का निकाल रहे हो अपॉन टोटल करते हो। इन द सिमिलर वे मोल्स फ्रैक्शन क्या है, मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। इस तरीके से आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूशन में, वो निकालोगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a। अब मैंने a क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये माना है कि जो a जो है वो आपका सॉल्यूट है। तो n अपॉन n और नीचे ये क्या लिखा है a, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a। a क्या है आपका, सॉल्यूट है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल। टोटल किससे बनेगा, अगर मैंने एक सोल्यूशन लिया है, इसमें मैंने 2 चीज़ मिलाया है, a और b का मैंने सोल्यूशन बनाया, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है, अगर मैंने a के टर्म्स में निकाल रही हूँ तो क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो मोल्स क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में मोल्स डायरेक्टली दिया है तो आप तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। पर अगर आपके पास मोल्स नहीं दिया है, इनडायरेक्ट तरीके से दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोल्स होता है वो कैसे निकालोगे। तो मोल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। जो भी गिवन वेट है अपॉन मॉलिकुलर मास आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ठीक है। जो भी वेट दिया है अपॉन मॉलिकुलर मास, जो भी मास हो जाएगा वो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, उसका मोल्स दे देगा, वो सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये, अगर मेरे को सॉल्वेंट का ही बोल दिया कि B का भी निकालो, तो B के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन उसका क्या हो जाएगा, N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल यानी Na प्लस NB। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि फ्रैक्शन की वैल्यू अगर होती है तो वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट, अभी मैंने आपको बताया ना बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी है, तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालते हो तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C एंड सो ऑन, बहुत सारे अगर हैं इसमें सॉल्यूट, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और ये आपके न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसको भी समझेंगे, ठीक है।
अब चलो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या बोला है? अ सोल्यूशन कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ एल्कोहल एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको यहाँ पे निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल निकालें कि एल्कोहल का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स, इसको मैं ए लिख दे रही हूँ, अपॉन क्या हमने पढ़ा था? Na प्लस NB, ठीक है, यही तो पढ़ा है। तो एल्कोहल यहाँ पे कितना है? 4 है, और यहाँ पे भी 4 हो गया, प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी कितना है? 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4/10, दैट इज़ योर 0.4 मोल, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर हमें यहाँ पे वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे क्या है? वाटर को हमने NB माना है, तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस NB, समझे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ? आपको 6 दिया है, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 + 6, यानी कि ये हो जाएगा 6/10, दैट कम्स आउट टू बी 0.6। तो आपने देख लिया कि इसका मोल फ्रैक्शन आपने कैसे निकाले। अब जो मैं बात आपको एम्फोसाइज कर रही थी कि मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करोगे इट कम्स आउट टू बी 1। तो यहाँ पे चेक कर लो, तो x ऑफ एल्कोहल प्लस x, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वेदर इट इज़ गोइंग टू कम एज 1 और नॉट। तो ये क्या था? 0.4, ये देखो ये निकला है, और ये क्या है? 0.6। तो 0.6 को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यही बात मैं आपको बता रही थी। कहने का मतलब, अगर मैंने आपसे बोला होता कि अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.4 है किसी सोल्यूशन में, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप यहाँ से निकाल सकते थे, क्या होता? 1 माइनस कर देते 0.4 को, तो आपका वाटर का यानी कि 0.6 यहाँ पे बहुत ही अच्छे से और आसानी से निकल जाता, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन मैंने समझा दिया कि कैसे क्या होता है, और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट कुछ तरीके जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी से हम इसको समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए और कौन सी यूनिट है? तो मोल फ्रैक्शन जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रिटेन कर लेना। अब बात करते हैं सेकेंड, जो मास बाई परसेंट। ये अपने आप ही बता रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। ये क्या कह रहा है? मास बाय परसेंट, यानी कि मास को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस और उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मैंने बताया ना कंसंट्रेशन किससे रिलेटेड है? आपके सॉल्यूट से, तो हम यहाँ पे बस सॉल्यूट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल, यानी कि सॉल्यूशन इंटू 100। तो क्या बन जाएगा? आपका मास बाय परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ऐसे वॉल्यूम बाय परसेंटेज क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो इससे आप क्या कर लोगे? वहाँ पे वॉल्यूम में उसके प्रेजेंस कितनी है सॉल्यूट की, वो आप निकाल सकते हो। अब बस मास बाय वॉल्यूम, जो फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है? मास बाय वॉल्यूम। बता रहा है मास किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिलेटेड है सॉल्यूट से। तो मास किसका हो गया? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका हो गया? सॉल्यूशन का। तो इसमें क्या होगा? अब आपके पास मास दिया हुआ है और उससे आप रिलेट करके निकाल रहे हो उसका परसेंटेज, तब आप निकालोगे मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज थे अलॉन्ग विद दी, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे ध्यान तो रखना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ तरीका, यानी कि फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम इस यूनिट को कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो देखो हर यूनिट का, यानी कि हर कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के जितने भी आप यूनिट है उसका अलग अलग यूज़ होता है। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, अब डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जहाँ पे जो आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, यानी सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हम वहाँ पे क्या है, वेट पे नहीं ले सकते ना वॉल्यूम में ले सकते, तो हम उसको मिलियंस में लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और आपको डे टू डे एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप बात करो यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। पोल्यूशन में अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, ठीक है। तो जो आपके हार्मफुल गैसेस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन कम है, और फिर उसके हमारे एटमॉस्फेयर में भी कितना कम है। तो उसको मेजर करने का तरीका क्या है? तो हम उसको ऐसी क्वान्टिटी जो बहुत ही कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, मतलब जो आपका होल है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या? तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे कैलकुलेट होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं होगा, सोल्यूशन, क्योंकि मास सॉल्यूट का और हम उसके
ऊपर निकालते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ये जो 10 की पावर 6 है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मिलियन का साइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4 ppm अगर लिख दिया कहीं नहीं कि 4 ppm ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो आपको समझ में आना चाहिए। 4 ppm लिख दिया, 10 ppm लिख दिया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 4 ग्राम अगर हमने मास के कॉन्टेक्स्ट में किया, ठीक है, मास को अगर हमने कंसिडर किया तो ये बता रहा है कि 4 ग्राम ऑफ सल्यूट जो है वो आपका प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, ठीक है, इन 10 की पावर 6 यानी कि मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ये बता रहा है। इसका मतलब 4 ppm ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये कि 4 ग्राम आपका सल्यूट प्रेजेंट है मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है। अगर वॉल्यूम में देख लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर क्यूब सल्यूट प्रेजेंट है आपके 1 मिलियन यानी कि 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं जो है आपका मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ मोल्स, आपको बहुत ही अच्छे से मोल जो है उसका याद होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि मोल्स हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट यानी कि कितना मात्रा में आपका सल्यूट प्रेजेंट है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, मोलैलिटी के लिए, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अगर इससे देखोगे तो मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल होती है, और यहाँ पे मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल पर केजी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोलैलिटी की। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। अब बात करते हैं इसको क्या हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको कभी भी कोई सोल्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है तो आप उसको क्या है, छोटे स्केल पे पहले हम लोग बनाते हैं ना, अपने लैब में बना रहे हैं। अब जो बड़े स्केल में किलो किलो भर करके या किलो केजीज में हम अमाउंट कहाँ लेते हैं, इंडस्ट्रीज में लेते हैं। तो अगर हम छोटे स्केल पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिट जो हम केजी ना लिख के क्या करते हैं, ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ग्राम्स में कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया था अभी, n बराबर क्या होता है, गिवन वेट, जो भी आपका गिवन वेट है अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसी का भी। अगर मैंने आपको NaOH दिया, मैंने कहा कि ये 40 ग्राम आपका NaOH है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो कैसे निकालोगे, गिवन वेट आपको कितना दिया, 40 ग्राम्स दिया है, और उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे और डिवाइड कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे W1 क्या है, गिवन वेट है, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, दिया रहेगा, यानी कि V2 उसको लिखा, क्योंकि मैंने इसके लिए W लिख लिया है, W2 हो गया। और क्योंकि हमने केजी को किस में कन्वर्ट किया है, ग्राम्स में था ना, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया, इसको 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपको बहुत जगह ये भी इक्वेशन मिलेगा, तो कैसे आया है वो भी मैंने आपको डिटेल यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। रटना वाने की ज़रूरत नहीं है, समझोगे तो बहुत ही आसानी से इसको कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो रखा हमने, वेट जो भी दिया था वो, और उसको केजी में हमने कन्वर्ट किया। ग्राम को केजी में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वही यहाँ पे किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मेजर करने वाली क्वांटिटी जो है आपकी मोलैलिटी। ये दोनों आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और ये आते भी हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी जो होता है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। फॉर्मूला सिमिलर है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड चेंज है। क्या चेंज है दोनों में, देख लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या था, मास था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, मास आता है, यहाँ पे आता है आपका वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम का जो होता है
यूनिट क्या होता है, लीटर में हम ले रहे हैं। तो अब इसको भी क्या इसकी तरह हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या स्मॉल स्केल की बात करें तो ml में हम डील करेंगे, तो ml में हम इसको चेंज करेंगे लीटर्स में। तो क्या हो जाएगा आपका जो मोलैरिटी होता है वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W1, यानी कि आपके सॉल्यूट का जो भी यहाँ पे वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट इनटू 1000, ठीक है। 1000 क्या हो जाएगा, अब ये लीटर में हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्योंकि हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए और अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखो मैं आपको एक तरीका भी बता रही हूँ कि कैसे आप याद करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद होता है पर एग्ज़ाम के समय पे क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे इसको याद कर सकते हो। मोलैलिटी, लिटी आ रहा है, लिटी यानी आप लिट्टी से इसको रिलेट करो। लिट्टी किसका होता है, मास होता है, सॉलिड है, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो यानी कि उसमें क्या आएगा, केजी आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, लिट्टी का मतलब क्या हो गया, वो सॉलिड से रिलेटेड है, तो यानी कि केजी हो गया। अगर एक की याद है तो दूसरा या तो अपने आप हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला से याद है तो आप उसके साथ कर सकते हो, वरना ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसमें से एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये है कि इसमें से एक क्वांटिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। अब बताओ मुझे कि मास वेरी करता है टेम्परेचर के साथ की वॉल्यूम। तो अगर आप देखोगे टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो किस में चेंज होता है, तो आपका जो मास है वो रिमेन्स अनचेंज। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोलैलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोलैलिटी है ये क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। यानी टेम्परेचर, अगर हमने कहा टेम्परेचर T पे डिपेंड नहीं करती, क्या तो मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये बात आप लिख लोगे। और जो क्वांटिटी आपकी जो मोलैरिटी होती है यानी M, मोलैरिटी जो होती है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। व्हाट हैपेंस, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्वांटिटी है मोलैरिटी में, और मोलैरिटी में कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए लिट्टी जो मास से रिलेटेड है वो डिपेंड नहीं करेगी, और जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करेगी। और जो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है उसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन नोट करना है तो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रहे। तो ये तो हमने डील कर लिया। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। बिफोर दैट हम एक लास्ट प्रॉपर्टी को और पढ़ लेते हैं और उसके बाद से हम देखते हैं उसे, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या होता है वो तो समझ लिया। अब देखो अगर कहीं पे लिखा है कि 1.4 m सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है, तो देखो m का मतलब क्या हो गया, बताओ क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है, मोलैरिटी हो जाएगा। इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यस, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या था, वॉल्यूम। यही तो पढ़ा आपने मोलैरिटी का मतलब। तो इसका मतलब ये बता रहा है, जो ये 1.4 m का मतलब ये बता रहा है कि 1.4 मोल्स जो आपका सल्यूट है वो प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्या है, 1.4 मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या है, सल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में जो आपका मोल्स है वो कितना है, 1.4 मोल आपका क्या है, सोल्यूट है। अब आप मुझे ये बताना, ये आपका होमवर्क है जिसको आपको करना है कि आपको बताना है कि 1.4 स्मॉल m का इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क आप करके जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है जिससे हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को निकालते हैं, ठीक है। अगेन नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर N को यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर N कहीं पे भी लिखा हुआ आपको दिखेगा केमिस्ट्री के टर्म्स में, तो वहाँ पे वो बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर उसमें देखते हैं, क्या देखते हैं पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसको भी हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो
नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका है। तो इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है आपका, अगर मैं यहाँ कहूँ कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि V के टर्म्स में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट जो वेट है वो कैसे निकलता है। इक्विवेलेंट वेट जो निकलता है वो निकलता है गिवन मास, जो भी वेट दिया है अपॉन इक्विवेलेंट मास पे निकलता है। नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, वो क्या है कि गिवन वेट यानी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। क्या होगा कि नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पे V तो था ही आपका, इनटू V तो है, अगर हम इसको ग्राम से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से हम क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने लीटर को चेंज किया गया, यानी कि ग्राम में है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे, तो क्या कर देंगे, इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। अब देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत ही आसान है। वो कैसे निकालोगे, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, जो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो उसको हम यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ पे तो वेट तो था हमारा सॉल्यूट का जो चल रहा था, अब क्या आ गया नीचे, इक्विवेलेंट मास की जगह ये फॉर्मूला रख दो, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और क्या है, वैलेंसी फैक्टर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखा अभी आपने क्या हमने किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते गए, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब देखो इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हो, तो बहुत ही सिंपल फंडा है। वो क्या है कि इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आएगा अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हो। वही मैंने सिंपल बस वो फॉर्मूला रख दिया, तो वेट रख दिया, इक्विवेलेंट मास का क्या मैंने बताया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या बताया, वैलेंसी फैक्टर। तो उसको मैंने यहाँ पे देखो किससे लिखा है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, Z से, तो वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर यहाँ पे Z लिख दिया, ठीक है। V पहले भी था वो यहाँ पे भी है, 1000 पहले भी था वो भी यहाँ पे अभी भी है। अब देखो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वो क्या है कि ये देखो गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और ये 1000, ये कुछ देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे आती है आपकी, वो आती है कि जो नॉर्मेलिटी होता है, द नॉर्मेलिटी इज़ रिलेटेड, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू योर मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखो ये तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V क्या था आपका, मोलैरिटी था, यानी कि कैपिटल M हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, और यहाँ पे क्या है, इनटू Z। अब Z क्या है आपका, वैलेंसी फैक्टर है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया है आपके मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में। ये कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इतनी डेरिवेशन आपको ध्यान नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब आपको हो सकता है लंबा लगे, पर ये बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये फिर इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बस सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट को कैसे कॉन्सेंट्रेशन उसका निकालते हैं, उसके अलग अलग मेथोलॉजी को हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट से न्यूमेरिकल आपका फिक्स्ड रहता है।